गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और कल आपकी क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से आपके सर्टिफिकेट को ले सकते हैं, कैसे किस तरीके से, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब, सारी चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर की थी। और आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के। जो कंप्यूटर है हमारा, बेसिकली जो आपकी क्लास है जो हमने शुरू करी है आप लोग के लिए, ये आपके एक सर्टिफिकेशन कोर्स की क्लास है जिसके अंदर जो आपका पर्टिकुलरली अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आपका कोई भी बैंक हो आईबीपीएस के थ्रू, उस बैंक में जो बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की नीड होती है उसके लिए हमने ये क्लास आपकी स्टार्ट करी है। और आज जो है आपकी ये पर्टिकुलरली फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर आज हम लोग जो है बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आएगा तो वो स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज कर सकता है चैट बॉक्स में। और हमारे साथ में आज यूट्यूब के भी बच्चे को जुड़े हुए हैं, तो आप लोग से भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं वो भी यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि क्या कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है। क्या कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है? एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, सॉरी इसका सीटेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर की फुल फॉर्म। वैसे तो देखिए जनरली कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है नहीं, बट हम फिर भी जो है बोल देते हैं। ठीक है, साउंड कम आ रही है, साउंड आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ भाई, साउंड आ रही है सबको? जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सबको साउंड आ रही है कि दिक्कत आ रही है साउंड में? ओके साउंड। जिसको साउंड में दिक्कत आ रही है एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन विच particularly या used for training या ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको बैंक के एग्ज़ाम में जो आपका आरबीआई का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये फुल फॉर्म पूछी जाएगी, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए दैट कॉमनली ऑपरेटेड मशीन इज़ पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके लिए हम लोग जो है कंप्यूटर को पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये एक फुल फॉर्म है आपके कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो पहले मैं एक बार आपको ये और बता देता हूँ कि आईबीपीएस जो आपका एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस एग्ज़ाम में कितने नंबर का कंप्यूटर आपका आएगा। बिकॉज ये जो आपका जो बैच चलेगा, इस बैच में आपके जो है पर्टिकुलरली जो मैं आपको कराऊंगा वो पूरा आपका जो आरबीआई, आरआरबी और जिस एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, वो सारे एग्ज़ाम्स का जो टॉपिक्स हैं वो सारे एग्ज़ाम के टॉपिक्स में आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है ठीक कंप्यूटर की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता दी है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन विच पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, एक ऐसी मशीन जो कि हम ट्रेड या ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेट विल बी नोन एज योर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, ताकि आप अवेयर हो जाओ। और दो चीज़ें हैं यहाँ पर, वो और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड
और एक होता है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस दोनों में अंतर है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में तो आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किस में आता है आपका, जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में ये आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है। इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज होता है, कई बार बोलता है सर यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड है और इसमें हमारे पास तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया ही नहीं, तो इसके अंदर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके जो मैं अभी आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, पर्टिकुलरली जो आपके यहाँ पे जो मैं आपके टॉपिक्स कराऊंगा, जैसे आज मैं आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद में जो आपको मैं यहाँ पे टॉपिक्स कराऊंगा वो सारे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में आएंगे। ठीक, ये कहाँ कहाँ पे आता है, आरआरबी, पीओ क्लर्क, ठीक है, उसके बाद में एलआईसी, ठीक, उसके बाद आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जो भी आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा गया है वहाँ पर, ठीक, आरबीआई, यहाँ पर इन सारे एग्ज़ाम्स में ये आपका कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, सर ये डाउट है, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब बिल्कुल बेसिक से उस पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर सबसे पहले किसकी फॉर्म में आया था, किस फॉर्म में कंप्यूटर हमने देखा था। तो देखिए, इंडिया में तो कंप्यूटर बहुत लेट आया था, बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नहीं, एसबीआई पीओ क्लर्क में नहीं आता। एसबीआई पीओ क्लर्क में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं पूछा जाता। कंप्यूटर अवेयरनेस आरआरबी, आरबीआई, एलआईसी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स और कोई और जो आपका पर्टिकुलरली इंश्योरेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर आता है। बाकी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो आया था एक एबेकस की फॉर्म में। एबेकस क्या होता है, व्हाट इज एबेकस? छोटे बच्चे जो होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है, छोटे बच्चे जो पर्टिकुलरली आपके मतलब जनरली जिनको गिनतियाँ सिखाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम गिनतियाँ सिखाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले क्या था कि कैलकुलेटर जो था एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया था, जिसके अंदर गिनतियाँ जो है मतलब कैलकुलेशन हम लोग करते थे, और वो जो कैलकुलेटर था वो एक एबेकस की फॉर्म में आया था। एबेकस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। और सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ किया गया था, चाइना में और जापान में, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक ऐसा कैलकुलेटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया था सबसे पहले, ठीक है, एक एबेकस की फॉर्म में आया था, जिसको कि सबसे पहले चाइना में और जापान में यूज़ किया गया था, उसको हमने क्या बोला, एबेकस बोला, ठीक है। सेम आपका जो छोटे बच्चे गिनतियाँ सीखते हैं वो उसके ऊपर स्लेट के ऊपर होता है ना, वो उससे गिनतियाँ सीखते हैं, वो सेम वैसे ही आपका ये था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बोला गया कि भाई चलो अब जो है हम लोग कंप्यूटर को लेके आते हैं, कंप्यूटर को हम लोग जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है लेके आएंगे, कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले एबेकस आया था, सिर्फ वो कैलकुलेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। अब फिर हम कंप्यूटर को ले आए, कंप्यूटर को सोचा गया कि भाई कंप्यूटर लेके आएंगे, और फिर फर्स्ट जनरेशन आई। जब फर्स्ट जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने किसको यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है, रूम जितने बड़े कंप्यूटर होते थे और इतनी बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, इतनी बड़ी बड़ी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। कैलकुलेशन का मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन।
बस इसको छोड़ के हम कुछ और नहीं करते थे। और बड़े बड़े रूम, जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उस टाइम पर, जो कैलकुलेशंस होती थी, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हम लोग इसको फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, देखिए पहले जो क्वेश्चंस आते थे, पहले जो आज से लगभग 5-6 साल पहले जब पेपर होता था, जब उस टाइम पर IBPS PO में और क्लर्क में भी कंप्यूटर आता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई ये बोला गया कि भाई क्योंकि अब हर एक, आप ये लगा लीजिए 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे के पास भी जो है मोबाइल रहता है, तो अब ये माना गया कि भाई मोबाइल सभी के पास होता है, तो मोबाइल भी एक तरीके से आपका कंप्यूटर का ही तरह हुआ। तो मोबाइल जब सबके पास, स्मार्टफोन सबके पास है, तो उनको इतना बेसिक कंप्यूटर तो आता होगा कि वह ईजिली अपना जो है काम कर सके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इसलिए फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। RRB के एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज RRB का आपका ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, गाँव के जो बच्चे होते हैं, उनको कई बार क्या होता है, उनके पास में भाई हर किसी के पास में तो स्मार्टफोन होता नहीं है वहाँ पे। आजकल तो खैर हर किसी के पास है, बट फिर भी वो ऐसा मानते हैं कि भाई हर किसी के पास नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे जनरल से बेसिक से क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के वहाँ पे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब वो क्या गया, तो क्वेश्चंस जो हैं उनके लेवल अब चेंज हो चुका है। पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे कंप्यूटर में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से, उनका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि उस अब लेवल उनका थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे जनरेशन से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, सेकंड में क्या आया था, या थर्ड में क्या आया था, तो आप भूल जाओ कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन वगैरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाले, पहले आते थे वो। ठीक है, अब आपसे सीधे जो फिफ्थ जनरेशन के बारे में पूछते हैं सीधा, फिफ्थ जनरेशन में AI जो है इसकी क्या टेक्निक है, क्या कुछ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैं आपको इन जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। जहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो भी बताऊँगा, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने किसको यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया। ठीक, फिर आई सेकेंड जनरेशन। अब जब सेकेंड जनरेशन आई तो यहाँ पर आ गए हमारे ट्रांजिस्टर्स। अभी जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये आपके बिल्कुल इतने छोटे से होते थे, कंप्यूटर का साइज़ भी आपका छोटा हो गया। ठीक है, कैलकुलेशंस के साथ में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी, और भी छोटे छोटे काम जो है कंप्यूटर उसमें करने लग गया। ठीक, सेकेंड जनरेशन के बाद में क्या आया? थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन के अंदर हम लोग किसको यूज़ करने लग गए? IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हमारे थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हम लोग ICs को यूज़ करने लग गए। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम कंप्यूटर हमारा और छोटा हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग छोटे मोटे गेम भी खेलने लग गए, MS ऑफिस आ गया। ठीक है, और मतलब और भी कई सारी एप्लीकेशंस हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर आ गई। फिर आई हमारे फोर्थ जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो हैं अभी फिफ्थ जनरेशन पे, पर जो फिफ्थ जनरेशन हमारी है वो क्या है? दैट इज़ पर्टिकुलरली फुली AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड। बट कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आप जो लैपटॉप है आपके पास में या कंप्यूटर है जो आपके पास में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो अभी भी फोर्थ जनरेशन में, बिकॉज फोर्थ जनरेशन में हमने किसको यूज़ किया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, किसको यूज़ किया? माइक्रो प्रोसेसर। तो अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग CPU भी बोलते हैं। ठीक है, अब CPU कोई अलग से चीज़ नहीं होती है कि कोई अलग सी चीज़ है आपकी CPU के, मतलब के माइक्रो प्रोसेसर अलग है, CPU अलग है, कुछ अलग काम कर रहा है, अलग कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग जो CPU बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है जो सारे काम करता है, जो सारी एक्टिविटी करता है, वो माइक्रो प्रोसेसर करता है, और माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है तो
फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। अभी जो आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर होगा आपके पास, या अभी अगर जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो सारे काम आपके जो भी कंप्यूटर, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो सारे काम आपके कैलकुलेशन से लेकर सारे काम ही आपका करता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आने वाले उसमें जब हम लोग पूरे उनको पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें और भी डिटेल्स को हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सिर्फ इतना अभी ये जानो, फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या आ गए, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। अब उसके बाद आई हमारी फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आई। अब फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर का भी बाप आ गया हमारा, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या आया, एआई। क्या आया, एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो एआई था, व्हाट इज एआई, एआई होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, वी आर यूजिंग रोबोट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसको यूज करते हैं, रोबोट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर दो टाइप के रोबोट होते हैं। एक रोबोट होता है जो भाई मान लीजिए हमें घर पे काम करने के लिए कोई वो चाहिए, ठीक है। अब जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जैसे जापान है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इंसान काम नहीं करते, वहाँ पर रोबोट काम करते हैं। इंडिया में अभी इतना ज़्यादा चलन नहीं आया है, हम अभी इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी हम इतने अमीर नहीं है, बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही कोई रोबोट होगा, ठीक है। गिने चुने लोग हैं जो अरबपति हैं, उन्हीं के पास आपको रोबोट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास में रोबोट मिलेगा नहीं, क्योंकि या तो वो खुद काम करते मिलेंगे या फिर उनके घर में कोई ना कोई मेड मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स आपके दो प्रकार के हैं। एक रोबोट है, हाँ, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। एक दूसरा रोबोट है, जैसे आपका चिट्टी। ये जो चिट्टी है, ये कौन है, आपका, आपकी बात सुन रहा है। आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी आपने 2.0, वो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। वो सारे काम कर रहा है जो एक इंसान काम करता है, ठीक। तो एक तो रोबोट है जो कि एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर उसके लिए है, और एक रोबोट है जो कि आपका इंसान की तरह है, आपकी बात सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक है, एक इंसान की तरह आपके साथ में है, ठीक है। तो ये दो रोबोट्स हैं आपके यहाँ पर। और इसी में एआई के अंदर देखिए, आजकल धीरे धीरे हम लोग क्या, आपने भी देखा होगा कि आजकल जो लाइट्स हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्मार्ट लाइट्स लेके आई हैं। आपको बंद करने के लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, उस ऐप पे आप क्लिक करेंगे, लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोशनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। और बोल के आप उसके अंदर, उन्होंने सीरी दे दी या फिर उसके अंदर उन्होंने जो है गूगल असिस्टेंस दे दिया, आप उसको बोल रहे हैं लाइट कम कर दीजिए, लाइट कम हो जाएगी, आप बोल रहे हैं लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर मूड, जैसा भी आपका मूड है उसके अकॉर्डिंगली लाइट्स जो है वहाँ पे, उसके जो लाइट्स होगी वो अपने आप चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आजकल स्मार्ट फ़ैन आ गए, ठीक है, आपने देखा होगा, ऐड भी आती है टीवी पे, वो भी आजकल किससे चलते हैं, ऐप से चलते हैं। स्पीड उनकी बढ़ानी है, स्पीड उनकी कम करनी है, किसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। स्मार्ट फ्रिज आ चुके हैं, स्मार्ट टीवीज़ तो हैं ही, जो आप स्मार्ट टीवी, जो आपके एलईडी हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, ठीक है। स्मार्ट टीवी जो है आपने देखा होगा, स्मार्ट टीवी के अंदर आप कोई भी मतलब कर सकते हैं, कोई भी आप पर्टिकुलरली कोई भी वेब सीरीज़ वगैरह या जो भी मतलब पर्टिकुलरली आप वो कर सकते हैं। स्मार्ट फ्रिज में क्या है कि कैमरा लगा है, आप को मान लीजिए आइसक्रीम निकालनी है, ठीक है, बड़ा फ्रिज होगा, कौन से कोने में आइसक्रीम है, अगर कोई आपके काफ़ी दिन हो गए कोई चीज़ रखी है फ्रिज के अंदर, वो आप भूल चुके हैं, तो बाकायदा फ्रिज जो है मैसेज भेजेगा कि भी इतने दिन से ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, आप इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ख़राब होने वाली है, इसका इतना टेम्परेचर है, इतना कुछ है। तो सारा कुछ आपका इस तरीके से आ चुका है। टॉकेटिव वॉशिंग मशीन्स आ चुकी हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स हैं, ठीक है, जैसे कपड़े धुल जाएंगे आपको मैसेज मिल जाएगा,
कि भाई कपड़े धुल चुके हैं, या जैसे कपड़े वहाँ पे स्पिनिंग करनी होगी, वहाँ पे अगर पानी रह चुका है या फिर अगर कुछ और गड़बड़ होगी तो वो आपको बता देगा कि भाई ये गड़बड़ हो रखी है। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग भी क्या है कि धीरे धीरे मशीन के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे मशीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई चीज़ आई है, आपको पता होगा अभी रिसेंटली, चैट जीपीटी। ठीक है, सब लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी। तो क्या मशीनों का प्रयोग अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो हम लोग मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या मशीनों का प्रयोग जायज़ है या नाजायज़ है? आप लोग मुझे बताएंगे कि आने वाले टाइम पर जब मशीन के उसमें हम आदी हो जाएंगे तो इट इज़ गुड और बैड, ये सही है या गलत है? ठीक है, आप लोग भी बताइए मुझे, और जितने और भी स्टूडेंट हैं, मैं जो वाईटी पे स्टूडेंट है वो भी मुझे बताएंगे, और आप लोग भी जो स्टूडेंट हो आप लोग भी मुझे बताएंगे इज़ इट गुड और बैड, ये सही है कि गलत है। ठीक है, जब तक आप मुझे आंसर दे रहे हैं, एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। एक है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन। ये सिमुलेशन क्या होता है? व्हाट इज सिमुलेशन? बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक, एक फॉरेन की मूवी आई थी, अब उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप गूगल पे सर्च करना। उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो ये गारंटी है कि आप स्मार्टफोन को यूज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है, आप स्मार्टफोन को जो है यूज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है, रीज़न क्या है उसका? उस मूवी के अंदर सबको दिखा रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है आने वाला, आने वाले 10 साल 20 साल के बाद, देखो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, जापान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे ऊपर है। अभी हम 5th जनरेशन पे हैं, जापान अभी 7th जनरेशन की टेस्टिंग कर रहा है, 6th जनरेशन ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, वहाँ पे सारा काम रोबोट्स के थ्रू होता है। बट कहीं ना कहीं पर आपको पता है, कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें हमें नुकसान भी करती हैं। फ़ायदे बहुत कम है, नुकसान फ़ायदे तो हैं। चलो चैट जीपीटी जो है हमें फ़ायदा करती है, हमें कहीं ना कहीं पे फ़ायदा देती है। ठीक है, कि चलो हमने कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी है, कोई भी नोट्स हमें चाहिए, कुछ भी चीज़ हमें चाहिए, वो हमें मिल जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, एक एक पल पल की इन्फॉर्मेशन रखती है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखती है। ठीक है, आप जब अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर, जैसे गूगल को आप यूज़ करते हैं या फेसबुक को आप यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को जब आप यूज़ करते हैं, आपको पता है गूगल जो है एआई को यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आपके मूड के अकॉर्डिंगली चलता है वो। गूगल को एक एक पल पल की खबर पता है, आप कहाँ पर हैं, कहाँ पे इस टाइम पर कहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे मोबाइल में पता है गूगल को कि मैं कहाँ हूँ, और आप इवन देख भी सकते हैं। ठीक है, आप उसको जो देख भी सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, कौन सी लोकेशन पे आप उसको देख भी सकते हैं। एक फैसिलिटी गूगल ने दे रखी है। ठीक है, गूगल टाइमलाइन की, आप मोबाइल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इस पर मेरी आईडी लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप भी अपने उसे देख सकते हैं। जो आपकी मेल आईडी है, जिसको आप शुरू से जब से आपने मोबाइल को परचेज़ किया, जब से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल जो है आपकी पूरी निगरानी कर रहा है। ठीक है, एक सर्विस है, आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल टाइमलाइन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बना रखा है अलग से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आप लोग भी जो है, आप लोग को भी मैं बताऊंगा, आप लोग को भी आने वाले टाइम पर दिखाऊंगा किस तरीके से गूगल हमें मॉनिटर करता है, किस तरीके से गूगल हमें देख सकता है। और इवन आप अगर आपका मोबाइल अगर गुम हो जाए, ठीक है, तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल को अगर आपकी मेल आईडी लॉगिन है अपने आपके मोबाइल में, किस तरीके से आप अपने मोबाइल को लोकेशन देख सकते हैं अपने मोबाइल की, कि पर्टिकुलरली मोबाइल की क्या लोकेशन है, कहाँ पर आपका है, अभी भी आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की लोकेशन। ठीक है, तो कहीं पर अगर ये कहीं पर आप ये लगा लीजिए, कहीं पर अगर इसका पॉजिटिव है तो वहाँ पर इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर, क्योंकि हम क्या सोचते हैं दैट हमें ये लगता है कि हमारी ये सारी चीज़ें दूर कर रहा है, हम जो कर मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं ना, हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग अभी
सिर्फ इतना सोचते हैं, मतलब इतना अभी तक हमारे पास हुआ है कि भाई अभी सिर्फ हम इतना सोचते हैं कि भाई हमारी सारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी हम गेम खेल रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हमें ख़तरनाक भी वो हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर हम सिर्फ मशीनों के आदी हो गए, ठीक है, मशीनें अगर आ गई, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगा, हमने एक मशीन, एक रोबोट बनाया, ठीक है, एक रोबोट बना दिया हमने, वो रोबोट जो है हमारा काम कर रहा है लेकिन वो हमें मार भी रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप कभी मारुति पे के उस पे, जहाँ पे मारुति मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई चीज़ बड़ी वो बनते हैं जो 24/7 का काम होता है। अब इंसान तो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, मैं 24 घंटे काम नहीं कर सकता, मशीन तो 24 घंटे काम कर सकता है, रोबोट तो 24 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं गुरुग्राम में हूँ अभी, गुरुग्राम में मारुति का जो है यहाँ पर प्लांट है जहाँ पे मारुति मैन्युफैक्चर होती है, जो मारुति सुजुकी जो आपकी गाड़ी है, वहाँ पर 75% रोबोट को काम करता है। मैं खुद गया हूँ, देख के आया हूँ मैं खुद, ठीक है। कई बार क्या हुआ, उन्होंने जो है उनको जो रोबोट थे उनको छेड़ दिया, कई लोगों ने, जिन्होंने उनको छेड़ दिया उन्होंने रोबोट ने उनको छेड़ दिया, और कईयों की तो जान तक चली गई। क्यों? उन्होंने उनको छेड़ दिया ऐसे जाके और उन्होंने उनका सीधा गला पकड़ लिया, ठीक है। तो वही है कि मशीन जो है ना, मशीन अपने उससे वो करती है, और कई ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर कई और भी नई चीज़ें आई हैं आपकी, जिसके अंदर आजकल क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका मशीन लर्निंग है, ML जैसे हम बोलते हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, ML के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर जो अभी आपका नेक्स्ट हुआ है, एक आपका डीप लर्निंग है, ठीक है, डीप लर्निंग। इसके अंदर क्या है कि आप भविष्य की चीज़ों को वो कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं उसका सॉल्यूशन। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपको पता है ज़मीन दरकने लग रही है, ठीक है, ज़मीन जो है आपकी हो रही है। तो अब भाई मान लीजिए 1-2% मान लीजिए साइंटिस्ट उसका नहीं पता लगा पाए क्यों ऐसा हो रहा है, तो अगर आपके पास में पुराने तथ्य हैं, आप पुराने तथ्यों को इसमें मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ करेंगे, और वो क्या करेगा, आपको पूरा एनालिसिस करके, आपको एक रिसर्च करके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगा कि भाई आगे आने वाले कितने सालों के बाद में ऐसा फिर से हो सकता है, या कितने, इसका क्या वो है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इसमें है, अच्छी चीज़ है, वो अच्छा वो है, बट इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा बुरा भी है, ठीक है। इंसान ने काम करना छोड़ दिया है, हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, ठीक है। अब भाई जो आप देखते हैं आज के टाइम पर जो छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे 12-12, 15-15 साल के बच्चे जो हैं, जो खेलते थे पहले, बाहर जाके खेलते थे, आजकल वो मोबाइल के ऊपर टाइम बिता रहे हैं, आजकल वो कंप्यूटर के ऊपर अपना टाइम बिता रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उनको बीमारियाँ लग रही हैं। आजकल 12-12, 13-13 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रही है, 12-12, 13-13 साल का बच्चा जो है वो हार्ट का पेशेंट बन रहा है, जो लगभग 50-60 साल के बाद बनते थे। रीज़न क्या? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। आपको पता है बैंक्स में, ठीक है, पहला इकलौता बैंक है बेंगलोर में जाना, वहाँ पे आपको एक बैंक है आपका एक्सिस बैंक, वो सॉरी ICICI बैंक, वहाँ पे आपको रोबोट मिलेगा, ठीक है। आप जब वहाँ पे जाएंगे, इकलौता बैंक है, आप नेट पे सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ पे आपको रोबोट मिलेगा। वो रोबोट आप जब जाएंगे, आपका एक मित्र होगा, वो फ्रेंड होगा, वो आपसे पूछेगा आपको क्या काम कराना है, और वो सारा काम आपका करके दे देगा, जिसके जो भी आपको काम कराना है, डिपॉजिट कराना है, जो भी आपको करना है। और धीरे धीरे यही सारी चीज़ें हमारी और भी जगह पे आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले क्या था, जब कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है, जब भारत में कंप्यूटर नहीं आए थे, मिस्टर राजीव गांधी जी जो हैं हमारे, आपको पता होगा सभी को, मिस्टर राजीव गांधी जी जो IT के जनक हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिस्टर राजीव गांधी जी लेके आए थे इंडिया में। पहले इंडिया में जो है कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 1990s के बाद में मिस्टर राजीव गांधी जी ने का एक सपना था कि भाई मैं कंप्यूटर यानी कि IT टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आऊँ। वो लेके आए। उस टाइम पर सारा काम मैनुअली होता था। उस टाइम पर जो है बैंक के अंदर लेजर अकाउंट होता था, जिसके अंदर सारी एंट्रीज़ वगैरह होती थी, सारा काम मैनुअली होता था। जहाँ पर आज एक काम जो है कंप्यूटर कर रहा है, उसी काम को वहाँ पर उस टाइम पर 5 लोग कर रहे थे, 5 लोग करते थे उस टाइम पर, ठीक है। आप अपने दादाजी से पूछना, आप अपने पापा से पूछना, ठीक है, अपने दादाजी से पूछना, पापा तो खैर नहीं, दादाजी से पूछना, दादाजी के टाइम पर अगर हैं दादाजी आपके,
उनसे पूछना, उस टाइम पर पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी, पकड़ पकड़ के। अगर आपने 10th कर लिया 12th कर लिया, पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी। चलो भाई आपने 10वीं कर लिया 12वीं कर लिया, आ जाओ गवर्नमेंट जॉब तैयार है आपके लिए। आज के टाइम पे तो हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, तो भी हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैनुअल काम हमारा घटता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का काम वहाँ पे उनका काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो काम उनका वहाँ पे हो रहा है। अब जैसे आप एक खुद चीज़ बताइए कि पहले जब कोई भी बैंक में जाता था, कोई भी किसी भी उसमें जाता था, ठीक है, हमारे लिए सहूलियत हो चुकी है, वो नो डाउट कि हम लोग के लिए ATM कार्ड आ चुका है, हम लोग घर बैठे ही नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, सारे काम हम लोग ऑनलाइन करते हैं, सारे काम हमारा वो है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे क्या मैनुअली काम कम हुआ है कि बढ़ा है? मैनुअल काम आपका घट चुका है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, और आने वाले 10 सालों में और ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन फिर उससे क्या चीज़ बढ़ेगी सबसे ज़्यादा? उससे क्या चीज़ बढ़ेगी? उससे बढ़ेगा साइबर क्राइम। ठीक है, और आपको पता भी है हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में, मतलब हर कोई जो है कोशिश करता है कि हम इस पर्टिकुलर सर्वर को हैक कर लें, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्योंकि क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। और जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो भाई सीधी सी बात है कि भाई हमें तो भाई एक जाहिर सी बात है कि हर किसी को पैसा चाहिए और वो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर साइबर क्राइम बढ़ गए आपके। ठीक है, साइबर आपको पता है अभी जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट भी जो है अपने उसको बढ़ा रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लॉज हैं उनको चेंज कर रही है। ठीक है, काफ़ी नए लॉज भी अभी आए हैं, काफ़ी लॉज को चेंज भी किया गया है। ठीक है, IT एक्ट जो है हमारा, IT एक्ट 2000 जैसे हम बोलते हैं, उसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट उसमें 2015 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे मतलब उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है मशीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मशीन की तरफ हम लोग मशीन के आदी होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको सिमुलेशन के बारे में लिखा था यहाँ पे कि सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन जो है, देखिए आपको मान लीजिए जो है गाड़ी चलानी सीखनी है। अब गाड़ी चलाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो या तो आप क्या करेंगे, किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, लेकिन आपको ड्राइविंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे या आप पर्टिकुलर मारुति के उसमें या कहीं पर भी जो भी आपका जो भी पर्टिकुलर सिखाता है, आप वहाँ पे जाकर सिमुलेटर के थ्रू गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। आपको रोड के ऊपर गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई पायलट बनता है या जब भी कोई मतलब कि ट्रेन, जैसे ट्रेन का पायलट बनता है अगर कोई ड्राइवर, या जब भी कोई पायलट बनता है प्लेन के लिए, ऐसा नहीं है कि जैसे वो पायलट सेलेक्ट हुआ तो सीधा उसको बोलते हैं जा भाई जाके प्लेन उड़ा ले, ऐसा नहीं है। उसको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग कहाँ होती है? सिमुलेटर पे होते हैं, रियल के प्लेन पे नहीं होती है, सिमुलेटर पे होती है। सिमुलेटर पे ट्रेनिंग क्या होगी? वहाँ पर एक मशीन होगी, ठीक है, मतलब सेम कॉकपिट होगा, जैसे प्लेन का कॉकपिट होता है वैसे कॉकपिट होगा। उसके अंदर जो है पायलट बैठेगा, सेम जैसे कॉकपिट के अंदर बैठता है वैसे बैठेगा। सामने एक स्क्रीन होगी, सिमुलेटर सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर है सिमुलेटर। ठीक है, उसके हाथ में पूरे कंट्रोल्स होंगे, वो कंट्रोल्स को यहाँ पे करेगा, सामने स्क्रीन पे लगेगा जैसे वो प्लेन को उड़ा रहा है। ठीक है, आगे से कुछ होगा उसको ऐसे लगेगा जैसे सेम जैसे प्लेन उड़ता है वैसे वो कर रहा है। ऐसे ही गाड़ी वाले में है, सेम वही आपके हाथ में स्टेयरिंग होगी, यहाँ पे आपके मतलब सारी चीज़ें होंगी, ब्रेक होगा, एक्सीलेटर होगा। आप एक्सीलेटर को वो कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी तेज़ हो रही है, आपको लगेगा गाड़ी तेज़ चल रही है। ठीक है, तो सेम वही हो रहा है, आपको मतलब एक वर्चुअल एक वो मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही ट्रेन सिमुलेटर गेम आता है, बस सिमुलेटर गेम आता है, आप इसको इंस्टॉल करके घर पे बस चलाना सीख सकते हैं, ट्रेन चलाना सीख सकते हैं। सारे कंट्रोल्स आपके जो ट्रेन के अंदर होते हैं सारे कंट्रोल आपको उसमें मिलेंगे, आपको लगेगा रियल में आप ट्रेन चला रहे हैं। तो ये आपका सिमुलेटर में आता है। ऐसे ही एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली, जो एक और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसको, दैट इज़ आयरिश। आयरिश आप सबने सुना होगा, आयरिश क्या होता है? ठीक है, हमारे बॉडी में 2 पार्ट होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। एक है आपके ये, आप बोलते हैं ना भाई, आप थंब इम्प्रेशन जो आप लगाते हैं, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन क्यों लिया जाएगा? बिकॉज ये आपका यूनिक वो है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी चेंज हो गई लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। या तो पूरा हाथ ही काट के आप दूसरा लगा रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये कभी चेंज होगा बिकॉज इसके अंदर ये छोटी छोटी जो है लाइन देख रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो लाइन होती है ये सबकी अलग अलग होती हैं, मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग है। ऐसे हमारे बॉडी पार्ट में हमारी आँखें होती हैं,
हमारी आइज़ के अंदर हमारा आयरिश होता है, ठीक है। आइज़ के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं, आयरिश क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो कि हमारी आँखों की रेटिना को स्कैन करता है और स्कैन करके पता लगाता है कि मतलब वो स्कैन कर लेता है आँखों को, उसके अंदर भी छोटे छोटे से लाइंस होती हैं, उसको कैप्चर कर लेता है। जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसमें आपने अपने उंगलियों को, फिंगर्स को वो किया होगा, साथ में अपनी आँखों को स्कैन करवाया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसको आयरिश को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके अभी एक तरीके से हमारे जो है 5th जनरेशन के पार्ट हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी मेडिकल साइंस में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं रोबोट्स की आपको बात बता रहा था, रोबोट्स मेडिकल साइंस में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, मेजर ऑपरेशंस। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की जगह पे जो रोबोट्स हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे अंदर के ऐसे पार्ट्स को वो कर रहे हैं, मतलब कि जो पार्ट डॉक्टर नहीं कर पाएगा उन पार्ट्स तक जा रहे हैं वो, और उन पार्ट्स तक जाके उसके अंदर सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल साइंस में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अभी एक सॉफ्टवेयर आया है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जैसे मान लीजिए किसी को कोई कार्डिकल अरेस्ट आता है, या फिर मान लीजिए किसी को दौरा पड़ता है, ठीक है। वो हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर जो है, मैं लगभग 15-20 दिन पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने खुद देखा वो सॉफ्टवेयर, उन्होंने खुद सारी चीज़ें पूछ के और सारी चीज़ें डाल दी वहाँ पर कि भाई हाँ भाई आपके ये बुखार कब आया था, इससे पहले कब वो था, क्या चीज़ थी, और सारा कुछ करने के बाद उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि हाँ भाई आपके इतने % लंग्स काम कर रही हैं, इतने % आपका लीवर काम कर रहा है, इतने % आपके जो है हार्ट काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर यही सारी चीज़ें होती रही तो आपके इतने दिन के बाद दोबारा से जो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके 5th जनरेशन की हुए हैं, और ऑलरेडी मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट वी आर इन 5th जनरेशन, ठीक है। अभी हम लोग 5th जनरेशन पे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग 6th जनरेशन पे आने लग रहे हैं, और आने वाले जापान तो हमसे बहुत आगे जा चुके हो, तो अभी 7th जनरेशन की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा, 5th जनरेशन के बारे में आप सबको पता लग गया होगा, 4th जनरेशन पता लग गई होगी, 3rd जनरेशन पता लग गई होगी। क्वेश्चन आपसे 5th जनरेशन से रिलेटेड आएगा, 4th जनरेशन 3rd जनरेशन से रिलेटेड नहीं आता। 5th जनरेशन में AI पूछ सकते हैं, AI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, सिमुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज सिमुलेशन, ठीक है। उसके बाद में और जो नई नई चीज़ें जैसे डीप लर्निंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ML की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मशीन लर्निंग जैसे हम बोलते हैं, मशीन लर्निंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग के बारे में पूछ सकते हैं, डीप लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा करके और फिर उस पर वो कर देंगे, दैट इज़ डीप लर्निंग, ठीक। तो ये इन चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी जनरेशन। अब बात करते हैं कि अगर हम एक बेसिक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक कंप्यूटर अगर हम लोग देखें, बेसिक कंप्यूटर के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो होता है हमारी स्क्रीन के साथ में होता है एक कीबोर्ड, इस कीबोर्ड के साथ में एक लगा होता है माउस, और यहाँ पर होता है हमारा एक जैसे हम बोलते हैं CPU, लेकिन एक्चुअल में होता है हमारा कैबिनेट, ठीक है। तो मैं अभी कैबिनेट के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले उनसे हम शुरू करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद में कीबोर्ड देखेंगे, फिर माउस देखेंगे, फिर मॉनिटर देखेंगे, फिर एक एक चीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका पार्ट है, यहाँ से जो बेसिक वाला पार्ट है वो आपके एग्जामिनेशन में, RBI के एग्ज़ाम में और RRB के एग्ज़ाम में, यहाँ से आपका मेन पार्ट अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। एक तो 5th जनरेशन वाला पार्ट है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और एक ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो मैं अभी कैबिनेट के अंदर जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में जो बताऊँगा वो चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अभी कैबिनेट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। देखिए, आपने एक बड़ा सा देखा होगा जिसको हम लोग आमतौर पे आप लोग CPU बोलते हैं, एक्चुअल में वो CPU नहीं होता, एक्चुअल में वो कैबिनेट होता है। हम जब मार्केट में जाते हैं बोलते हैं CPU दे दो हमें, CPU नहीं होता, वो कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट के अंदर हमारी क्या होती है, एक मदरबोर्ड होता है, इस तरीके से मदरबोर्ड इसमें लगा होता है, ठीक है। और इस मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग सॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर और सारी चीज़ें लगी होती हैं, जिसमें एक आपके इसमें रोम होती है, एक इसके अंदर रैम लगी होती है, ठीक है। एक इसके अंदर आपके छोटे छोटे
जो है कैपेसिटर्स वो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपका सीपीयू, और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो आपकी इसमें होती है जो मदरबोर्ड है, ठीक। और अलग से जो चीज़ें इसमें लगी होती हैं उसमें आपका हार्ड डिस्क हो गई, ठीक। उसके बाद में जो है अगर यहाँ पे आपकी एक एसएसडी हो गई, ठीक। और इनको जोड़ने के लिए आपस में सबको कनेक्ट करने के लिए एक हमारे पास में बस हो गई, ठीक है। बस एक सफ़ेद कलर की होती है जिसके थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। बाकी इसके अंदर फ्लॉपी सीडी ड्राइव आ गया आपका, इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब आपका ये मदरबोर्ड के अंदर नहीं आएगा, अलग से आपका आ जाएगा सीडी या डीवीडी ड्राइव आ जाएगा आपका। और एक आपका जो है फ्लॉपी अगर यूज़ कर रहे हैं, फ्लॉपी ड्राइव, आजकल तो फ्लॉपी बंद हो चुकी है, तो इसको मतलब आपकी मर्जी है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आजकल तो वैसे बंद हो चुकी है, लेकिन मैं जस्ट वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने छोड़ दी, वो क्या है आपकी SMPS। एक SMPS यहाँ पे लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, इस कैबिनेट के अंदर। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो हम लोग इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मतलब इस पर्टिकुलर कैबिनेट के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ऑन करते ही सबसे पहले क्या चलता है बताइए, आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या होता है, क्या चलता है सबसे पहले, क्या बूटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ बूटिंग, बूटिंग का क्या मतलब होता है, और सबसे पहले क्या चलता है कंप्यूटर में। लेकिन कंप्यूटर देखिए चलता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर को पाँव नहीं लगे, उसको हम बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। बूटिंग होती है, बूटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ बूटिंग, हाँ भाई बताइए, यस। जितने बच्चे लाइव हैं मैं उनसे भी कहूँगा आप लोग भी बताइए। देखिए यहीं पे तो हम लोग गड़बड़ करते हैं ना, सबसे बड़ी गड़बड़ हमारे साथ में यही होती है, ठीक है। देखिए दो टाइप के करंट होते हैं, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर पूरा आता है, कंप्यूटर हमें सब कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में। जब भी देखिए मैंने ना एक एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया, मेरे को हो गया लगभग 8-10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। 2014 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2014 में, ठीक है। ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया, यूट्यूब पे भी पढ़ाया, वैसे भी पढ़ाया, हर जगह, हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो भी हैं सब जगह पढ़ाया, हर बड़े बड़े कॉलेजेस में, हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए, सेमिनार्स दिए, ठीक है। IITs में मैं गया हूँ, NITs में मैं गया हूँ, उसके बाद में IIMs में मैं गया हूँ, नॉर्थ के पूरे कॉलेजेस, साउथ के पूरे कॉलेजेस, सब जगह जा चुका हूँ, ठीक है। अलग अलग उसमें गया हूँ, खैर वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर तो नहीं, अलग अलग उसमें कोई साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर था, कभी कहीं उसमें मैं गया हूँ। बट जब मैं कंप्यूटर के बारे में सोचता हूँ, जब भी कोई एग्ज़ाम निकलता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, भले वो आपका PO का हो, क्लर्क का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जब कंप्यूटर आता है तो बच्चा उसको नेगलेक्ट कर देता है, बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं है। रीज़न क्या है, वो सोचता है कंप्यूटर मुझे आता है, कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं है, और वो फोकस करता है किस पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, मैथ्स पे, इन सब पे फोकस करता है। लेकिन होता क्या है, बच्चा वही पेपर निकाल सकता है जो कंप्यूटर जिसका स्ट्रांग हो। रीज़न क्या है कि आप रीजनिंग में फुल से फुल मार्क्स नहीं ले सकते, मैथ्स में आप फुल में से फुल मार्क्स नहीं ले सकते, इंग्लिश में आप फुल में से फुल मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हो। GA का तो देखिए हमें नहीं पता होता कब कहाँ से क्या पूछ ले वो जनरल अवेयरनेस में, मैथ्स का हमें नहीं पता होता क्या लेवल आएगा, इंग्लिश का हमें नहीं पता होता क्या लेवल आएगा, रीजनिंग का हमें नहीं पता होता क्या लेवल आएगा। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें पता है कि हाँ भाई इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल पूछ लेगा बस। और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जितने भी बच्चों को मैंने देखा है, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ कंप्यूटर से हुआ है,
मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेक्शन है कंप्यूटर से हुआ है, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स आपने वहाँ से गेन करे, और आपको पता है कि एक आपका ओवरऑल कट ऑफ बनती है और एक आपके जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनती है। अब हर जितने भी बच्चे हैं, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो मेरे को ये बोलेगा सर मुझे कंप्यूटर में डाउट है, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता। जिससे भी मैं पूछूंगा कोई बोलेगा सर मुझे रीजनिंग नहीं आती, कोई बोलेगा सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बोलेगा मुझे, क्योंकि अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपका सेक्शनल कट ऑफ भी बनती है और ओवरऑल कट ऑफ भी बनती है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग नहीं आती या मैथ्स नहीं आती, तो उसमें आप यही कोशिश करोगे कि मेरी कट ऑफ निकल जाए, सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में फिर आप फंस जाओगे। तो ओवरऑल कट ऑफ को निकालने के लिए आपके पास में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप फुल में से फुल नहीं तो इतने तो मार्क्स ले आओ कि आप उसकी कोटा पूर्ति जो है आपकी, जो मैथ्स नहीं आता आपको, रीजनिंग नहीं आता, उसकी कोटा पूर्ति आप वहाँ से पूरी कर लो। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपका कंप्यूटर सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसीलिए जो है जब भी मैं क्लास लेता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर यहाँ पे जाके बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। यहाँ पे जाके बच्चे सोचते यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर ने। सबसे पहले यार ये तो जनरल सी बात है कि कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोई बोलेगा कि मदरबोर्ड चलता है, कोई बोलेगा ये कोई वो, लेकिन नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे फर्स्ट काम होता है हमारे उसमें दो टाइप के करंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? अल्टरनेट करंट में और डायरेक्ट करंट में दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारे घर पे करंट आता है, उस करंट को अगर हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर फूक जाएगा, हमारे कंप्यूटर में आग लग जाएगी। अगर हम उसको डायरेक्टली हमारे मोबाइल के उसमें कर देंगे तो मोबाइल के अंदर मोबाइल फूक जाएगा, आपका आग लग जाएगी उसके अंदर। उसको हम डायरेक्टली अगर लैपटॉप के अंदर दे देंगे, लैपटॉप फूक जाएगा, लैपटॉप के अंदर आग लग जाएगी। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जब मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो एक एडाप्टर होता है, वो क्या करता है, एसी को यानी कि अल्टरनेट करंट को डीसी में चेंज करता है, डायरेक्ट करंट में। हमारे घर पे जो करंट होता है आता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। उस ज़्यादा पावर को हमें उतने ही पावर में कन्वर्ट करना होता है जितनी पावर उसको चाहिए। जब आप कभी भी लैपटॉप का चार्जर परचेज़ करते हो या मोबाइल का चार्जर जब आप परचेज़ करते हो, उसके ऊपर वॉट लिखा होता है, 48 वॉट का है, ये 50 वॉट का है, इतने से इतने वॉट का है। तो उतने से उतने वॉट वाली चीज़ें उसके अंदर आप चार्ज पे लगा सकते हो। ठीक है, तो भाई आपने लैपटॉप जब आप चार्ज पे लगाते हो, लैपटॉप को जब आप यूज़ करते हो, लैपटॉप को जब आप चार्ज पे लगाते हो तो वहाँ पर चार्जर होता है लैपटॉप का, उससे आप वो करते हो, उसमें एक अडाप्टर होता है। मोबाइल को जब आप चार्ज करते हो तो मोबाइल के साथ में एक चार्जर होता है। बट जब कंप्यूटर को जब आप यूज़ करते हो, कंप्यूटर को जब आप चलाते हो, वहाँ पे तो आप कोई चार्जर यूज़ नहीं करते, वहाँ पे तो आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, कंप्यूटर जो सीपीयू का जो आपका केबल रहेगा, डायरेक्टली आप क्या करोगे, सीधा आप उसमें क्या कहते हैं, सॉकेट में लगा दो, उसे ऑन कर दोगे, सीपीयू को ऑन कर दोगे। सीपीयू मतलब वो आपका कैबिनेट। ठीक है, वहाँ पे तो आप किसी को वो नहीं करते। लेकिन हाँ, जैसे आप मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर जैसे आपका करंट चेंज होता है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी करंट चेंज होता है। और वो कौन चेंज करता है? वो करता है एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एसएमपीएस क्या करता है? एसएमपीएस कन्वर्ट करता है करंट को। कौन से करंट को? एसी को डीसी में। ठीक है, सबसे पहले करंट कन्वर्ट होता है एसी टू डीसी। करंट कन्वर्ट होने के बाद फिर करंट आगे फ्लो करता है। ठीक है, और फिर वो करंट सीधा पहुंचता है मदरबोर्ड में। मान लो आपके घर पे बहुत तेज लाइट आ गई, मान लो आपके घर पे बहुत तेज लाइट आ गई, बहुत तेज लाइट आ गई तो आपका कंप्यूटर फूक जाए, वो एसएमपीएस फूक जाएगा, कंप्यूटर को कुछ नहीं होने देगा। आपके कंप्यूटर में मेन चीज़ क्या है? आपका जो कैबिनेट है उसमें मेन चीज़ क्या लगी हुई है? मदरबोर्ड। अगर आपका मदरबोर्ड फूक गया, आपका पूरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। लेकिन एसएमपीएस फूक जाएगा, एसएमपीएस में आग लग जाएगी, एसएमपीएस ख़राब हो जाएगा, लेकिन मदरबोर्ड को कुछ नहीं होने देगा।
और SMPS आपका ऑलरेडी जब आप कंप्यूटर को परचेज़ करते हैं तो जो कैबिनेट होता है उसमें ऑलरेडी लगाया होता है, आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी लगाया होता है। ठीक है, ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही उसके अंदर फिक्स होता है जो कैबिनेट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो SMPS का इतना होता है कि जब भी आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर आप चला रहे हैं और चलाते चलाते मान लीजिए बहुत तेज़ लाइट आ गई तो SMPS आपका ख़राब हो जाएगा, तो कंप्यूटर आगे सप्लाई बंद हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, लेकिन मदरबोर्ड को कुछ नहीं होने देगा। ठीक है, एक और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो किस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन होता है UPS का। कई बार बच्चा बोलता है सर UPS और CPU दोनों एक ही होते हैं। नहीं, UPS को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, UPS का मतलब होता है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, UPS का क्या मतलब होता है, UPS जो है पर्टिकुलरली आपका, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जैसे आपके घर पे इन्वर्टर लगा होता है वैसे आपका UPS भी काम करता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर के अंदर जब लाइट चली जाती है तो बैटरी लगी होती है, उससे क्या होता है आपके घर पे लाइट आ जाती है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं भाई, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपने UPS आपने अपने कंप्यूटर के साथ में लगा रखा है, तो अब क्या होगा, आपकी पावर UPS के थ्रू आएगी। तो अब मान लीजिए लाइट चली गई, तो जब लाइट चली जाएगी तो UPS जो है उसके अंदर बैटरी लगी होगी, उससे आप 15 मिनट 20 मिनट अपने आपको बैकअप मिल जाएगा कंप्यूटर पे, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको सेव कर सकते हैं, सेव करके आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो UPS का सिर्फ इतना काम होता है और कोई काम नहीं होता है UPS का। ठीक है, वो सिर्फ अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई होती है आपकी, जो कि आपका क्या कहते हैं कि उसके अंदर बैटरी यूज़ होती है UPS के अंदर, जैसे आपका इन्वर्टर के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट चलो वो है, वो छोटी बैटरी होगी, वो बहुत बड़ी बैटरी होगी, वो तो अलग चीज़ हो गई, बट चीज़ वही है, छोटी बैटरी उसके अंदर यूज़ होती है। लाइट चली गई, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, आप उसको सेव कर सकते हैं, अपने काम को सेव बाद में फिर 15 मिनट 20 मिनट तक मतलब काम करके सेव उसको कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कराऊंगा तो फिर बोलेंगे कि सर ये तो सब ऊपर से जाने लग गया। ठीक, कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम 1 बजे। ठीक है, 1 बजे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जितने बच्चे अभी यूट्यूब पे हैं, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा और आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा, जो बच्चे अभी यहाँ पे लाइव हैं, दोनों बच्चों से बोलना चाहूँगा, अभी भी एडमिशन्स ओपन हैं और सैटरडे तक एडमिशन्स रहेंगे। तो अगर आप आपका कोई भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है और अगर उसको ऐसा लगता है कि हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हमें कंप्यूटर आना चाहिए, बिकॉज हर जगह कंप्यूटर आता है, आपको भी पता है, चाहे वो आपका SSC हो, SSC में भी अब कंप्यूटर आने लगे CGL में। ठीक है, चाहे कहीं पर भी आप, बेशक से कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर टॉपिक ही आए तभी आप इसको करो, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ ये RRB या RBI या सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसी के लिए आप कर रहे हो उसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें, हर जगह कंप्यूटर की नीड है, हर जगह कंप्यूटर आता है, क्योंकि बगैर कंप्यूटर पे कोई काम होता ही नहीं है। एक छोटी से छोटी हम अगर एक किराने की दुकान से लेके बड़े से बड़े मल्टी स्टोर तक, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर तक, एक छोटे से छोटी शॉप से लेके एक बड़े से बड़े मॉल तक, हर जगह कंप्यूटर का काम है। आजकल तो छोटी छोटी शॉप्स जो है ना, वो भी आजकल बिलिंग के लिए और अलग से बंदा रखने लग गए जो कंप्यूटर पे वो कर सके, एंट्री कर सके। ठीक है, तो हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं, आपका अगर कोई फ्रेंड है जो एडमिशन ले चुका है, आपका कोई फ्रेंड है, और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, आप लोग अगर कोई भी अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो अभी भी ले सकता है। वो लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, अड्डा 247 की। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है, यूट्यूब पे आपके लिए फ्लैश भी हो रहा है मेरा कोड। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ आना पड़ेगा, ऑल कोर्सेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बैंकिंग में आप आओगे तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्किल कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, जब आप आओगे नीचे यहाँ पर आपको स्किल कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, स्किल कोर्सेज यहाँ पे होगा। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, 1 मिनट रुके, ये रहा स्किल डेवलपमेंट कोर्स। जैसे आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा बायलिंगुअल। जैसे आप इसको इस पर जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे Y409 ठीक है,
409 इसे आप अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 919 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 919 रुपये में आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका एग्ज़ाम इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, कल जो बच्चे नहीं थे उनको भी मैं बता देता हूँ, आपका इसका एग्ज़ाम होगा 20 आवर्स का ये कोर्स है पूरा, डेली 1 आवर की आपकी क्लासेस होंगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कल जो थी इंट्रोडक्टिव क्लास थे, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ये, आज से शुरू हुआ आपका बैच। ठीक है, आफ्टर 20 डेज़ आपका बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। संडे को इसमें कोई क्लास नहीं होती है आपकी, संडे की छुट्टी होती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लास होती है। ठीक है, और क्लास होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। ठीक है, 12 नंबर आपके आने चाहिए, 12 नंबर आपको चाहिए। 12 नंबर आपके आ जाएंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको ग्रेड मिलेगी 12 से लेके 15 तक आपको B+, 15 से लेके 18 तक आपको A, और 18, 19, 20 3 में आपको A+। ठीक है, और सर्टिफिकेट आपको विद इन 1 मंथ आपको सर्टिफिकेट आपके मेल ID पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए फेल हो जाते हैं, आपके 12 नंबर नहीं आता, फेल हो जाते हैं, तो फिर हम आपको एक चांस और देंगे, वो आपका अगले जो बैच आएगा उसमें आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इस 919 रुपये में आपका सब कुछ कवर है, आपका एग्ज़ाम भी इसके अंदर आ जाता है, पूरे कोर्स आपका आ जाता है। और ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे अभी एक क्लास हुई है आपकी, तो आफ्टर मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे के बाद में रिकॉर्ड क्लास में चली जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको 3 महीने तक मिलेंगे, जब तक आपकी इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, जैसे आपने कल एडमिशन लिया या आज एडमिशन लेंगे आप, तो आज से लेकर 3 महीने तक आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हैं कि मेरा पेपर लेट है। ठीक है, आप मान लीजिए पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियोज़ रहें, तो फिर आप इसको आगे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। उसके लिए फिर आप support@adda247.com पे मेल करेंगे, वो फिर आपको एक्सटेंड अगर होगा तो, एक्सटेंड का अगर प्रोसेस होगा तो आपका एक्सटेंड भी कर देंगे इसको, मतलब आपकी वैलिडिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और होप्स हो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे 1 बजे सेम टाइम। ठीक है, कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड गुड डे।